और अभी ये जो बड़ा अपडेट है मोसाद के जासूस को फांसी देने से जुड़ा हुआ है। ईरान ने इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी है। इजरायल के लिए ये जासूसी का काम करता था। दरअसल ईरान की तरफ से कोशिश ये है कि मोसाद के जितने भी जासूस हैं जो यहाँ ईरान में रहकर जासूसी कर रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसी प्रताड़ना दी जाए या खुलेआम ऐसी फांसी दी जाए जिससे कि बाकियों में भी दहशत हो। और वही उसने शुरुआत कर ली है। इस्माइल फिक्री नाम का ये जो शख्स है मोसाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इजरायल के लिए जासूसी करता था। ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है और ये मोसाद में सेंधमारी के तौर पर यूं भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान की ये कोशिश है कि मोसाद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उन्हें अपने एजेंडे में इस्तेमाल किया जाए, उनसे उल्टा इजरायल की जासूसी करवाया जाए और इजरायल में घुसपैठ की कोशिश की तैयारी भी ईरान की है। जिस तरीके से ये अभी तक की खबरें हैं अनुज माथुर सर, क्या ऐसा हो सकता है जो ईरान स्ट्रेटेजी बना रहा है और जिस तरीके से सरेआम फांसी दे दी है? रचना, मैं आपको एक बात बताता हूं बिल्कुल क्लियर। मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और मेरा ये मानना है वेरी फर्मली, आपको मैं कितनी चीजें हम गिन के देख सकते हैं। यू रेड ऑन एनटीबी 4000 मील दूर युगांडा में जाकर के युगांडा की पूरी एयरफोर्स खत्म करके और अपने लोगों को बचा के ले आना, इस्माइल हानिया को खत्म कर देना, पिन पॉइंटेड अटैक, पूरी हिजबुल्लाह की हायरार्की को खत्म कर देना, नसरल्लाह को खत्म कर देना, हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना, और अब ईरान के जितने सारे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सीनियर मिलिट्री कमांडर, सबको खत्म कर देना, ये वो मोसाद है। और ये मैं बता रहा हूं, ये करना पड़ेगा। ईरान भी इस बात को समझता है। रचना, दो चीजें हैं ईरान इजराइल की फोर्सेस के पास आज की तारीख में। सबसे बड़ी उनका एडवांटेज है, एक उनको क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच है वो ईरान के मुकाबले। ईरान के जो आप देखें क्या किस प्रकार के उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, कोई किसी बात का असर F-35 पे, F-16I पे या F-15 पे नहीं पड़ रहा है इनका किसी भी चीज का। पहली बात तो क्वालिटेटिवली हर मायने में इजराइल जो है वो कहीं ज्यादा ऊपर है ईरान से। दूसरी बात, सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर जो ईरान इजराइल का है वो है मोसाद। ये मोसाद पिछले 20 सालों से, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम से ईरान में काम कर रहा है लगातार। इसी वजह से आप देखेंगे कि कैसे एक कमरा चुन के आप इस्माइल हानिया को ऐसे समय खत्म कर देते हो जबकि वहां पर शपथ ग्रहण चल रहा है आपके राष्ट्रपति का, 82 देशों के हेड्स ऑफ नेशन है, अर्थात आपकी सिक्योरिटी क्वालिटी की उस टाइम पर रही होगी। उस समय वो मैसेजिंग थी, उसको पहले आगे पीछे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप कितनी भी वो ताकतवर क्यों ना हो, तो ये वो मोसाद है। और मुझे नहीं लगता 2 आदमियों को फांसी देकर के या 4 आदमियों को टॉर्चर करके वो इनको किसी प्रकार से काम कर सकते हैं। और ये, और मैं बताता हूं आपको रचना, ये पुराने इतिहास से इस बात की ये बात चली आ रही है कि हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं और जासूस को काउंटर जासूस और ये और वो, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मोसाद में डेंट लगाना कोई आसान काम नहीं है। ईरान के बस की बात तो डेफिनेटली नहीं है, आप ये याद रखें, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अब जब हम बात करते हैं कि ये एक परमाणु मुक्त ईरान चाहिए इजराइल को और अमेरिका को, ये बात बिल्कुल सही है। अब आप इन चीजों को कनेक्ट करिए। अब हम जो बातें कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में, उन बातों को अभी कनेक्ट करने, डॉट्स को जोड़ने का टाइम आ गया है। क्यों उन्होंने सीरिया में उस एक आतंकवादी, एक सीरिया में रिजीम चेंज करा और एक आतंकवादी, सो कॉल्ड आतंकवादी को बना करके प्रेसिडेंट उसके साथ बातचीत करी। आज वही सीरिया इजराइल को एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दे रहा है। ये दिस वाज द एम। क्यों पाकिस्तान को IMF से और वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है लगातार? क्योंकि इसकी जो प्लानिंग है, ऑपरेशन राइजिंग लायन की प्लानिंग सिंदूर से 4 महीने पहले से चल रही है। और उस समय से इन्होंने ये निर्णय ले रखा था कि पाकिस्तान को चुप करने की आवश्यकता है, तो पाकिस्तान के भीख के कटोरे में टुकड़े डालने की जरूरत है। तो वो टुकड़े अमेरिका ने इस वजह से ज्यादा डाले थे कि वो ईरान को काउंटर करना चाहता था, ना कि उसको भारत से कोई परेशानी है। ये बात भी और समझने की, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, आप उस पर, मेरे हिसाब से उस पर शक करने की अभी
अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है रचना, और उनको 2 आदमी को फांसी देना और 4 आदमी को टॉर्चर करने से मोसाद की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और आप यानी आप देखिए कह रहे किस हैं कि प्रकार से प्लानिंग एक धरी की सेकंड धरी रह जाएगी, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया कि कैसे उन डॉट्स को अब कनेक्ट करने की बारी है। इन सबके साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप को मरवाना चाहता है ईरान। साथ ही साथ नेतन्याहू का दावा यह भी है कि मुझे भी मारना चाहता है ईरान। ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ट्रंप को सबसे बड़ा दुश्मन ईरान मानता है और वो ट्रंप को भी मारना चाहता है, और खुद के लिए भी कहा कि वो मुझे भी मारना चाहता है। ईरान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो सोच है वो सामने रख दी है। साथ ही साथ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान को धमकी तो दी ही जा रही है। सीधे तौर पर ट्रंप ने भी ये ईरान को कहा कि या तो पीछे हट जाओ, या तो समझौते के लिए तैयार रहो, या फिर तबाही वाला अंजाम झेलने के लिए तैयार रहो। और इन सब के बीच ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप को और मुझे मरवाना चाहता है ईरान। सिद्धकरण जी, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, और क्या सच में इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है ईरान? अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। चाहत तो ईरान और सारे इस्लामिक मुल्क में यही है कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। उसके लिए अगर मतलब ट्रंप को मारो या ट्रंप के मतलब किसी और को मारो, ये सब इनके मन में चलते रहते हैं और ये ख्याली पुलाव पकाते रह सकते हैं। देखिए, एक बात है कि मन में एक चीज सोचना, उसका प्लान करना, उसका एग्जीक्यूट करना, जैसे इजराइल करता है। इजराइल ने जाके ईरान के घर के अंदर घुस के उनके जनरल्स के फ्लैट्स तक को तबाह कर दिया है। मतलब ये है कि अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आज ईरानियन गवर्नमेंट में अगर आप हैं, तो आपके आस पड़ोस वाले बोल देंगे कि भैया आप यहाँ कुछ दिन के लिए यहाँ मत रहो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि पूरे इमारत के लिए खतरा है। मतलब यहां तक नौबत आ चुकी है। तो ये सोचना समझना इन सब चीजों का कोई मायना नहीं है। जैसे जनरल साहब ने बताया है कि देखिए, मामले की तह तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब तक आप एक किताब को लेके उसको पूरे दुनिया पे थोपने की कोशिश करोगे, और जब तक एक मुल्क आज के दुनिया में ये कहेगा कि मैं दूसरे के जीने का हक को छीनूंगा, तो उस मुल्क का रहने का कोई वजह नहीं बनता। ये चाहे आप पाकिस्तान ले लो, ये चाहे ईरान ले लो। लेकिन इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो ओआईसी कंट्रीज हैं, उसमें से कोई ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो एक एटमी ताकत बने। मतलब उनमें ही इतना बंटवारा है, कोई ये खुल के नहीं सामने आ रहा। देखिए, उनको स्टेटमेंट तो देना पड़ता है, तो स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन खुल के कोई ना पैसा देता है इनको, ना हथियार देता है, ना मुजाहिद देते हैं। पहले तो कम से कम मुजाहिद जाते थे। जब सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, तब पूरी दुनिया से मुजाहिद इकट्ठा होकर वहां जाके लड़ाई लड़े थे। आज के डेट में वो मुजाहिद वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। मतलब जब तक उनको लगे कि चलो ठीक है, 3-4 लोग इधर उधर से चले गए तो चले गए, वरना एक कंट्री के तौर पे पूरी जो इस्लामिक जो उम्मा जो बोलते हैं, वो एकजुट नहीं है। वो खुद अंदर से बटी हुई है, और बटी इसलिए हुई है क्योंकि शिया सुन्नी को नहीं देख सकता, अहमदिया को नहीं देख सकता, और उनमें वन अपमैनशिप इतना है, और मोर होलियर देन दाऊ वाली जो एटीट्यूड है वो इनमें इतनी ज्यादा है। और ऊपर से इन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट और 50% की अपनी आबादी को इन्होंने दबा कर रखा है। जो महिलाएं हैं उनको बुरके में बंद कर रखा है, ना वो पढ़ सकती हैं, ना वो कुछ और कर सकती है। देखिए, जब आज के डेट में जब ह्यूमन इंटेलेक्ट इतना वैल्यू कमांड करती है, तो आप औरतों को घर के अंदर नहीं रख सकते। आप 1500 साल पुरानी वाली जो मानसियत है, जो मतलब जिनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, उसको लेके आज आप एक देश नहीं चला सकते। ईरान के अंदर अब अगर आप चले जाएंगे तो इजराइल से ज्यादा बगावत वहां पे उनकी महिलाएं कर देंगी। बट वो लाचार हैं, मजबूर हैं। लेकिन ये जो उनकी जो नेतृत्व पे जो हमले हो रहे हैं, जिसके वजह से वो खुद डर के बैठे हुए हैं,
कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन जरूर पैदा होगा कि वहां इंटरनल रिबेलियन बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि जितना उनकी आबादी को उन्होंने दबा रखा है। देखिए 1979 से पहले जब वहां पे शाह रूल करते थे, ईरान वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट। लेकिन जब से ये तख्ता पलट हुआ है, जब से ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने कंट्री को टेक ओवर किया है, तब से उनकी तबाही शुरू हुई है। फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। अभी उनके पास हथियार है नहीं, लेकिन बस मिसाइल्स को लेके वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अब जब एयर सुपीरियरिटी इजराइल ने एस्टैब्लिश कर दिया ईरान पे, इनकी मैं बता रहा हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता भी इनसे छीनी जाएगी अगले एक हफ्ते के अंदर। तो ये लॉन्च क्या करेंगे? मतलब इनको मैच बॉक्स लेके लोगों को पैदल चलाना पड़ेगा सऊदी के डेजर्ट के थ्रू इजराइल में घुसने के लिए, और वैसी जंग तो आजकल होती नहीं है। तो ये जितनी जल्दी इन चीजों को समझ जाए ये इनके लिए अच्छा है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन की जरूरत है इनकी मानसिकता में, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, और या चाहे जॉर्डन हो, या चाहे लेबनान हो, या गाजा हो। ये सब मुल्क यही चाहते हैं कि इजराइल को तबाह कर दो, और जितना आप ये ऐसे सोचते हो उतना इजराइल और मजबूत निकलता है। ये हनुमान के पूंछ में आग लगाने वाली बात है। ये जितनी जल्दी समझ जाए कि आप पूंछ में आग लगाओगे तो आपकी पूरी शहर जल जाएगी। तो ये आग से खेलने का काम इनको बंद करना पड़ेगा। इनको मतलब ये सोचना पड़ेगा कि हमें भी जीना है, दूसरों को भी जीने देना है। अरे भगवान के बीच में ये क्यों तुम उतर रहे हो? भगवान अगर इतना ही बड़ा है, वो अपना मसला खुद ही सॉल्व कर लेंगे कि कौन बड़ा है। आप अपनी जिंदगी देखो ना। एक तो आप कहते हो कि अमन परस्त लोग हैं, और दूसरा 24 घंटे या तो आपके बेल्ट में बम होता है या कहीं और होता है। दिखावटी बातें हैं। इन सब के बीच ही एक बड़ा अपडेट भी इजरायल और ईरान तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी कह रहे हैं ये युद्ध का युग नहीं है, मानवता के लिए शांति और